हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेंद्र, आपका चिर परिचित दोस्त, और आप सभी दोस्तों का मैं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए शिक्षण संबंधी एक लेक्चर आगे लेके आया हूं। उसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज मैं बात करने वाला हूं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर मेरे वीडियो को अगर अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और बेहतर वीडियो आपको आगे दे पाऊँ। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत की, और इसमें कुछ प्रमुख सिद्धांतों का मैंने डिटेल दिया है जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ये क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन भी मैंने कलेक्ट किया है जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो क्या है एक्टिविटी, क्या है क्रियाशीलता? तो बालक के शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर ही उसे सिखाया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। ये कहने की क्या बात है? हम सभी जानते हैं कि बालक का शरीर अगर वो एक्टिव नहीं है और मस्तिष्क उसका एक्टिव नहीं है, वो शिथिल है और लेजी है, तो हम उसे सिखा नहीं सकते, उसे लर्निंग हम नहीं करा सकते हैं। तो ये चीज़ कॉमन सी है, इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम जानते हैं। अब फ्रॉबल ने एक डेफिनेशन दिया इससे संबंधित कि बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है, यानी बालक एक्शन के द्वारा क्रिया करके ही कार्य को सीखता है। अतः जहाँ तक संभव हो उसे करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग का अवसर दिया जाए। दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके अनुसार बालक को लर्निंग बाय डूइंग का अधिक से अधिक अवसर दिया जाए? तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने कहा कि स्टूडेंट को, या फिर जो आपका विद्यार्थी है जो अधिगम करना चाहता है, उसे लर्निंग बाय डूइंग का अधिक से अधिक अवसर दिया जाए, क्योंकि जब तक वो एक्टिव नहीं होगा, जब तक वो सक्रिय नहीं होगा, तब तक उसके अंदर अधिगम उस स्तर तक नहीं हो पाएगा। अब इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है, मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। बहुत सिंपल सी बात बताइए, बहुत ऊंची बात भी कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क की शिक्षा है, जो मेंटल एजुकेशन है, वो केवल वन एंड ओनली फिजिकल, जो मतलब कि केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। जो एक नज़र में तो ये विश्वसनीय नहीं लगता कि भाई केवल शरीर के अंगों का उचित अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा हम कैसे मेंटल एबिलिटी को, कैसे मस्तिष्क की शिक्षा को धारण कर सकते हैं, जबकि बिल्कुल सही है। जब हम फिजिकली एक्टिव होंगे और हमारा जो है मन मस्तिष्क, हमारा शरीर पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और हमारा मस्तिष्क जहां हम जाएंगे वहां जाएगा, तभी तो हम चीज़ों को, तभी तो हम प्रशिक्षण को, तभी तो हम शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। ये महात्मा गांधी जी का कहना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रायबर्न ने भी एक अपनी डेफिनेशन दिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इन दोनों परिभाषाओं के बाद ये इनमें सबसे टॉप पे ये हो सकती है, और महात्मा गांधी जी की भी परिभाषा हो सकती है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं रायबर्न, छात्र का क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व रखता है। कह रहे हैं कि जितने भी संपूर्ण शिक्षण होता है, संपूर्ण शिक्षण में, पूरे शिक्षण में सर्वप्रथम महत्व किसका है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। अर्थात जब तक बच्चा क्रियाशील नहीं होगा, जब तक छात्र क्रियाशील नहीं होगा, उसको कितना एंजॉयफुल लर्निंग मेथड से पढ़ाइए, कितना उसके लिए बेहतर टीएलएम ले आइए, कितना उसके लिए आप बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, जब तक बच्चा क्रियाशील नहीं होगा। आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है अधिगम के तत्परता का नियम, तत्परता का नियम से रिलेटेड है ये क्रियाशीलता का नियम। जब तक बच्चा तत्पर नहीं होगा, जब तक बच्चा क्रियाशील नहीं होगा, तब तक उसके अंदर अधिगम या उसके अंदर शिक्षण का कोई संचार होना संभव नहीं है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है। और इससे संबंधित एक दो फैक्ट और मैंने यहाँ दिया है कि जो ह्यूरिस्टिक विधि होती है, खोज विधि, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डॉल्टन विधि, बेसिक शिक्षा पद्धति विधि, ये सभी विधियाँ क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित हैं। जी हाँ, आपसे पूछ सकता है कि ये विधि किस शिक्षण के किस सामान्य सिद्धांत का पालन करती है? तो इनमें से किसी विधि का अगर ह्यूरिस्टिक विधि पूछता है, ह्यूरिस्टिक विधि शिक्षण के किस सिद्धांत का पालन करती है, तो शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन करती है, ये आपको बताना होगा। दोस्तों, आइए कुछ और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगला है नंबर 2, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ये बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही आसान है।
जो मोटिवेशन होता है वो क्रियाशील बनाती है। भाई मोटिवेशन हमें क्या करती है, हमें एक्टिव बनाती है। अगर हम मोटिवेटेड होते हैं किसी की बात से, किसी कहानी से और किसी व्यक्ति से, तो हम एक्टिव हो जाते हैं, हम एक्शन में आ जाते हैं, हम भी उसके जैसा बनने के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो जो मोटिवेशन है वो हमें क्रियाशील बनाती है। भाई जब हमें क्रियाशील बनाएगी तो क्या करिए भाई, अतः बालक को सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतः बालक को सीखने के लिए क्या करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। जब मोटिवेट करेंगे तो वो एक्टिव होगा, एक्टिव होगा तो उसके अंदर शिक्षण का संचार होगा, उसके अंदर अधिगम होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे एक डेफिनेशन दी गई, शिक्षण में प्रेरणा एक शक्तिशाली तत्व है क्योंकि यह रुचि जागृत करता है, ध्यान को केंद्रित करता है, विचार को तीव्र बनाता है और क्रियाशीलता को जन्म देता है। तो बहुत ही सटीक, बहुत ही एक बड़ी और व्यापक परिभाषा को इन्होंने दिया है। ये पाठक और त्यागी नाम से दो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ये डेफिनेशन दिया हुआ है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं आपके सामने लेके आया, और ये हर एक चीज़ को स्पष्ट कर दे रही कि भाई क्या शिक्षण में प्रेरणा का महत्व क्या है और शक्तिशाली तत्व है, और क्या करती है ये, एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है, आपका जो कंसंट्रेशन पावर मेंटेन करती है, और आपके अंदर जो एक थॉट्स है उनको शार्प करती है, आपके थॉट्स को, विचारों को शार्प करती है और आपको एक्टिव करती है। ये क्या करती है, ये है किसका काम, ये प्रेरणा या मोटिवेशन का काम है। तो ये प्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि भाई प्रेरणा जो है व्यक्ति को, बालक को सक्रिय बनाती है, और जब मोटिवेशन रहेगा तभी उसके अंदर शिक्षण अच्छे से, शिक्षण का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। नंबर 3 दोस्तों, क्या जीवन से संबंधित करने वाला सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, ऐसा सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत जो हमारे ज़िंदगी को हमसे कनेक्ट करा दे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पूरी बात स्पष्ट की जा रही है, बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि बहुत स्पष्ट है। तो इसको रायबर्न और फोर्ज ने लिखा हुआ इस परिभाषा को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान चलिएगा। हर पाठ का प्रारंभ उस बात से होना चाहिए जिसका अनुभव बालक कर चुका है। हर पाठ का प्रारंभ उस बात से होना चाहिए जिसका अनुभव बालक कर चुके हैं। यानी कि जो पाठ हमारा लेसन होता है उसकी शुरुआत किस बात से होनी चाहिए, इस बात से होनी चाहिए कि जो बात तो बच्चा पहले सीख चुका है, वो उसको पहले अनुभव कर चुका है। आप कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान। तो पाठ का प्रारंभ, लेसन की शुरुआत पूर्व ज्ञान से होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व ज्ञान बालक को पूरी तरह से स्पष्ट है, वो उसके बारे में जानता है, तभी वो क्या करेगा, उसको वर्तमान परिवेश में रिलेट करते हुए उसको वो पढ़ पाएगा। तो जीवन से संबंध करने का तात्पर्य है कि भाई जो हमने पहले अपने जीवन में चीज़ों को देखा है, अगर उसको रिलेट करते हुए हम बच्चों को शिक्षण के द्वारा आगे बढ़ाएंगे तो बच्चा अपनी लाइफ से उसको लिंक करते हुए बहुत ईजिली, आसानी से उसको सीख पाता है। और एक और सिद्धांत की चर्चा मैं यहाँ पे कर देता हूँ जाते जाते, ये है रुचि का सिद्धांत। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बहुत मैटर करता है दोस्तों। जब छात्र में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। ये एक पिंसेंट मनोवैज्ञानिक है, इनकी भी डेफिनेशन याद रखिएगा। ये कह रहे हैं जब तक छात्र में सक्रिय रुचि नहीं होगी, एक एक्टिव इंटरेस्ट बच्चे के अंदर नहीं होगा, तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दिया है पिंसेंट महोदय ने। कह रहे हैं कि भाई अगर बच्चा एक्टिवली इंटरेस्टेड नहीं है और शिक्षक बहुत अव्वल तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आदर्श शिक्षक की भांति चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है, तो वो बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि स्टूडेंट जो है, वो जो लर्नर है, वो एक्टिवली उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। अकेले आप पढ़ा रहे हैं, अकेले आप समझ रहे हैं। तो ये कंडीशन बताती है कि भाई रुचि का सिद्धांत शिक्षण में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, अगर स्टूडेंट एक्टिवली इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हमारा शिक्षण नहीं होगा, हम उसको उद्देश्य तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ये कहता है रुचि का सिद्धांत। तो दोस्तों ये 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं इस लेक्चर में आपके सामने मैंने पेश किया, और भी कुछ सिद्धांत हैं जिनकी मैं चर्चा अगले वीडियो में करूँगा। आई होप ये बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ईजिली समझ पा रहे होंगे, और इसमें कुछ भी वैसा नहीं है जो आप के लिए बहुत ही क्लिष्ट लगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत टफ लगे। बहुत इजी है, और इसको बहुत ऐसे ही लाइट मूड में हम इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, पूरा कवर हो जाएगा एग्ज़ाम होने से पहले। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो को दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे मुकाम तक ले जाते रहिए, यह मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।